हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश मिश्रा स्वागत कर रहा हूं आप सभी का फॉर्मुलेटर क्लासेस में। और आज जिस टॉपिक की हम लोग बात करेंगे ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसे हम लोग प्रोसेसर कहते हैं या फिर सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। और पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि जब आप इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कई सारे सब टॉपिक्स निकल करके आते हैं, तो वहाँ से शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनने की गुंजाइश रहती है और आते भी हैं क्वेश्चंस। प्लस लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है। तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और बड़े ही आसानी ढंग से इसको समझते हैं कि क्या होता है सीपीयू, ये कैसे काम करता है, इसके क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। और हालांकि जब आप प्रोसेसर के वर्किंग के बारे में थोड़ा लॉजिकली टच करते हैं चीज़ों को, तो आपको समझ में आता है कि कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें बूथ्स एल्गोरिथम वगैरह भी आती हैं, पर वो सब कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट है। उतनी डिटेल में हमें नहीं जाना है, हमें केवल ये समझना है कि सीपीयू क्या है और किन किन कामों को ये डील करता है, प्लस कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सीपीयू में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक है आज का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपके फर्स्ट यूनिट का सेकेंड लेक्चर है, तो आई होप कि आपने पहला लेक्चर अटेंड किया होगा। और पहले लेक्चर में भी कुछ ऐसा ही डायग्राम बना हुआ था, जिसमें इनपुट आउटपुट यूनिट और बीच में ये पूरा सीपीयू है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जिसमें कि पेरिफेरल्स के बारे में समझा था। अब उससे एक स्टेप आगे हैं, हम लोग सीपीयू के बारे में जानते हैं। देखिए क्या लिखा है, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिएगा, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, a CPU is a primary component of a computer that performs most of the processing and controls the operations of all components running inside a computer। ठीक है, अब CPU को ब्रेन कह देने का मतलब क्यों, ऐसा क्यों कहा गया, इसको ब्रेन ही क्यों कहा गया है? आप देखें, जो भी हम गतिविधि करते हैं, जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी हमारा परसेप्शन होता है, जो भी हमारी लर्निंग होती है, जो भी हमारे अंदर स्किल्स हैं, उन सब में ब्रेन का पूरा पूरा योगदान है। ठीक है, मैं इस वक्त क्या बोल रहा, ये भी ब्रेन से ही इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। और अगर ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं मेरी बॉडी के अंदर, वो सब प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो ठीक वैसे ही अब आप समझ रहे होंगे कि अगर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम डैमेज हो जाएगा। ठीक है, डैमेज होने का यहां पर यह मतलब है कि जो भी प्रोसेसिंग उसे करना है वो उसे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हर एक कंपोनेंट जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, हर कंपोनेंट को प्रोसेस करता है और उसे कंट्रोल करता है कौन? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और इस सीपीयू के अंदर आप देखें कई सारे कंपोनेंट्स आते हैं। कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ठीक है, और मेमोरी यूनिट इससे कनेक्टेड है। पर सीयू और एएलयू ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टर्म। और देखिए, दोनों को फर्क करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, तो आगे की चीजें और आसान लगेंगी आपको। अगर आपको दो नंबर दिए गए हैं 2 और 7, ठीक है, ये मैंने आपको क्या दिया है, दो वैल्यू दिए हैं। ये क्या है? इंफॉर्मेशन है, डेटा है ना, आपके पास डेटा अवेलेबल है 2 और 7। अब क्या इसको हम डेटा कहेंगे? ये जो मैंने ऑपरेटर यूज किया हुआ है प्लस साइन, इसने क्या बताया? इसने आपको ये बताया कि इन दो नंबर्स को ऐड कर देना है, बस। इस सिंबल ने ये बताया। तो इस सिंबल ने एक तरह से क्या जनरेट किया है? सिग्नल। ठीक है, सिग्नल जनरेट किया है कि इन दो वैल्यूज पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, जबकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। मैंने आपसे नहीं कहा कि आपको ऐड करना है दोनों को। ठीक है, बस सिंपली इस सिंबल के थ्रू आपको एक सिग्नल जनरेट हो जाता है। अब अगर इसी सिंबल को चेंज कर दिया गया होता इस तरीके से, जो कि एस्ट्रिस्क का ऑपरेटर है, तो हम समझ गए कि हमें दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। ये ब्रेन को सिग्नल जा रहा है कि इन दो नंबर्स का करना क्या है। और ये दो नंबर्स क्या है? ये सिग्नल नहीं है, ये आपके इंफॉर्मेशन है, ये डेटा है।
जिस पर कि क्या टास्क परफॉर्म होना है ये सिग्नल तय करता है, और सिग्नल क्या बनेगा ये सिंबल तय करता है। बात समझ रहे हैं सिग्नल और डेटा में फर्क? तो यहां पर भी जो कंट्रोल यूनिट है ये सिग्नल पर वर्क करता है, ठीक है। ये सिग्नल जनरेट करता है कंट्रोल यूनिट कि कब कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, कब डेटा फेच होना है, कब डेटा डिकोड होना है, कब उसका एग्जीक्यूशन होना है, कब फिर अगला इंस्ट्रक्शन फेच होना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंट्रोल यूनिट देखता है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करता है, सिंपली एकदम। अब 2 into 7 ये करना है हमको, तो ये क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, यहां पर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा। हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने का काम यहां पर जो यूनिट यूज करेगा, जो इन्वोक होगा, वो होगा हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो दोनों में फर्क समझ गए हैं? फिलहाल इस एक एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं पर फिलहाल इन दोनों में क्या फर्क हमको मिल रहा है वो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। क्या लिखा है? अ कंप्यूटर सिस्टम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैंडल्स अ नंबर ऑफ क्रूशियल टास्क। बहुत सारे क्रूशियल टास्क को ये हैंडल करता है। हैंडल करेगा ये भाई, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। इट्स प्रिंसिपल फंक्शन इज टू कंप्लीट टास्क्स बाय प्रोसेसिंग डेटा एंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। द फॉलोइंग आर अ सीपीयूज मेन फंक्शंस। यहां से फंक्शन स्टार्ट होता है, पर देखें जो इसका प्रिंसिपल फंक्शन है वो क्या है कि टास्क को कंप्लीट करना। कैसे टास्क को कंप्लीट करेगा? ये प्रोसेस करेगा डेटा को और फॉलो करेगा इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। अब इस लाइन को फिर से एक बार रीड करेंगे, उससे पहले जरा ये बात समझिए कि देखिए आपसे कहा जाए ऐड 5 and 7, ठीक है। दूसरा इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया कि एडिशन 5, 7, ठीक। तीसरा आपसे कहा गया 5 + 7। चौथा आपसे कहा गया s = 5 + 7, ठीक है। इस तरीके से बहुत से ऐसे तरीके निकल करके आ जाएंगे जहां पर कि पर्पस सेम है, और हमें ये क्लियर भी है कि हमें दो नंबर्स को ऐड कर देना है। यहां पर भी मालूम है कि दो नंबर्स को ऐड कर देना है, यहां भी दो नंबर को ऐड करना है, यहां पर भी दो नंबर को ऐड करना है। क्या चारों में से आप किसी भी ऑप्शन को पिक करेंगे आपका रिजल्ट अलग आएगा? बिल्कुल नहीं। दो नंबर्स को ही ऑपरेट करना है और दोनों नंबर सेम है सभी ऑप्शंस में, ठीक है। और हमें दोनों पर एडिशन अप्लाई करना है। तो हमारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं जिन तरीकों से हम आपको बता सकते हैं, या एक पर्सन दूसरे पर्सन को बता सकता है कि क्या टास्क है, ठीक है। पर जब यही टास्क आप कंप्यूटर से कराना चाहते हैं, तो कंप्यूटर में कौन है जो हर टास्क को डील कर रहा है? वो है सीपीयू। इसी को तो पढ़ रहे हैं हम, है ना। सीपीयू सारे टास्क को परफॉर्म करेगा। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से हम किसी भी ऑप्शन को उठा लें कंप्यूटर को दे दें? नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है। यहां पर एक पर्टिकुलर सिंटेक्स फॉलो किया जाता है, एक पर्टिकुलर प्रोटोटाइप फॉलो किया जाता है, या आप यूं कहें रूल रेगुलेशन या जनरल फॉर्मेट या सिंटेक्स बोलिए, ठीक है। कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। यानी कि एक तरीका हम फॉलो करते हैं जिस तरीके से हम ये तय करते हैं कि इस कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शन कैसे देना है। अगर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से आप कोई काम कराना चाहते हैं तो हमें एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। इसी को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं, ठीक है। अब जो तरीका हम यूज करते हैं उस तरीके से जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा हुआ है यही कहलाता है प्रोग्राम, यही प्रोग्राम कहलाता है। और इस प्रोग्राम के हर एक लाइन को जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक। तो ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपका एक प्रोग्राम होता है, और प्रोग्राम किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। दो नंबर का सम करना है, एक प्रोग्राम लिख दिया। नंबर प्राइम है कि नहीं है उसके लिए हमने एक प्रोग्राम लिख दिया। पर सिंटेक्स हम फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम इंस्ट्रक्शंस को लिखना शुरू करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर कंप्यूटर
किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहा है तो कहीं ना कहीं से तो इंस्ट्रक्शन उठा रहा होगा ना, कहीं ना कहीं तो उसका इंस्ट्रक्शन लिखा होगा। अगर आपने कंप्यूटर में कोई एक डेटा कॉपी किया और आप उसको सपोज करिए कि सेंड करना चाहते हैं किसी और कंप्यूटर को, और इत्तेफाक से आपका कंप्यूटर कनेक्ट नहीं है उस डिवाइस से जिसको आप सेंड करना चाहते हैं, तो ऐसे में एरर जनरेट होगा। अब वो एरर जनरेट होने पर क्या आपको मैसेज देना है ये भी तो लिखा होगा, तभी तो वो टास्क को परफॉर्म कर रहा है। एरर जनरेट होने पर हमें उसे कैसे हैंडल करना होगा इसका भी इंस्ट्रक्शन लिखा होगा, ठीक है। तो वो आपको प्रॉम्प्ट कर देगा, आपको इन्फॉर्म कर देगा कि योर डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड टू एनी नेटवर्क सो द फाइल कैन नॉट बी सेंड। तो ये जो इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंचा है ये सब कंप्यूटर या सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना शुरू करता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू इसको लाइन बाय लाइन फेच करेगा। पहला इंस्ट्रक्शन उठाएगा, फेच करेगा। अब वर्ड्स पे पूरा ध्यान दीजिएगा, आगे का जो फंक्शन होगा वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। इस कहानी को एकदम कहानी की तरह समझिए और बातों को ध्यान में रखिए। टेक्निकली जो चीजें यूज हो रही हैं, पहला इंस्ट्रक्शंस क्या है। अब कंप्यूटर क्या करेगा, सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, ठीक है। फेच का मतलब एक्सट्रैक्ट करेगा, रिसीव करेगा और फिर उस पर प्रोसेस करना शुरू कर देगा। फिर दूसरे इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, तीसरे को फेच करेगा, चौथे को फेच करेगा और इसी तरीके से हर एक इंस्ट्रक्शन को फेच करता जाएगा लाइन बाय लाइन और उसी के अकॉर्डिंग टास्क को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो क्योंकि इन इंस्ट्रक्शंस को समझना कंप्यूटर के लिए आसान होता है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके डेवलप किए जाते हैं, तो वो सारी चीजें प्री डिफाइंड है। ऑलरेडी कंप्यूटर को पता है कि इस इंस्ट्रक्शन पर किस तरीके से वर्क करना है। समझ रहे हैं? तो यहां पर जो इंस्ट्रक्शन वर्ड आया हुआ है इससे आपको ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां पर हम कोई ना कोई एक टास्क दे रहे हैं कंप्यूटर को, लेकिन वो लिखा गया है प्री डिफाइंड सिंटेक्स से। एक ऐसे सिंटेक्स को हम फॉलो कर रहे हैं जो प्री डिफाइंड है और उसी को हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं, देखिए सॉरी एक स्लाइड आगे हम लोग चले गए हैं। हाँ, अ कंप्यूटर सिस्टम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैंडल्स अ नंबर ऑफ क्रूशियल टास्क, ठीक है। इट्स प्रिंसिपल फंक्शन इज टू कंप्लीट टास्क बाय प्रोसेसिंग डेटा, डेटा को प्रोसेस करता है एंड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। द फॉलोइंग आर द सीपीयूज मेन फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शन है? पहला है देखिए फेचिंग इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है। इंस्ट्रक्शन क्यों फेच कर रहा है ये क्लियर है आपको? और इंस्ट्रक्शन कहां से फेच करेगा, ये इंस्ट्रक्शन आया कहां से है ये भी क्लियर है आपको? हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं, किसी भी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो कि किसी ना किसी एक फॉर्मेट को फॉलो करता है। जैसे सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, C++ लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, जावा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इंस्ट्रक्शंस को डेवलप करते हैं, ठीक है। उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को रीड कर रहा है यहाँ पर प्रोसेसर और उन्हीं को फेच करने की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। फेचिंग इंस्ट्रक्शंस। द सीपीयू नॉर्मली रिट्रीव्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर set by the program counter. It collects the instructions one at a time and gets them read for processing. ठीक है, यहां पर यह बात कही जा रही है कि जो सीपीयू है वो नॉर्मली मतलब बाय डिफॉल्ट रिसीव या रिट्रीव करता है इंस्ट्रक्शंस को। कहां से? कंप्यूटर की मेमोरी से, इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, जिसको कि कौन सेट करता है? प्रोग्राम काउंटर सेट करता है, ठीक है। इस बात को जरा समझिएगा, जैसे जो प्रोग्राम काउंटर होता है ये एक तरह का रजिस्टर है। रजिस्टर यानी कि एक मेमोरी जिसकी कैपेसिटी बहुत कम है, ठीक है। ये प्रोसेसर में इनबिल्ट होते हैं, ठीक। अब ये जो मेमोरी है इसका काम ये है कि इसके पास एड्रेस होता है पहले इंस्ट्रक्शन का, पहले इंस्ट्रक्शन का ये एड्रेस कैरी करता है, तो उस एड्रेस से पिक कर लेता है ये इंस्ट्रक्शन को और यहां पर रख देता है, ठीक है। इसको रजिस्टर को जो यहां पे रजिस्टर का प्रोसेस है वो समझिएगा कि जो प्रोसेसर है हमारा, जो सीपीयू है, वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस पर वर्क कर रहा है जो रजिस्टर में है। रजिस्टर यानी कि जो इनबिल्ट मेमोरी है,
जो प्रोसेसर के अंदर ऑलरेडी है। यहाँ पे हार्ड डिस्क या रैम रोम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रजिस्टर की बात हो रही है, ठीक है, जो फास्टेस्ट मेमोरी है। तो जो पीसी होता है, यानी कि देखिए यहां पर जो पीसी है इसके पास पहले वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है। अब ये क्या करेगा, ये इस इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेगा, और जब ये डिकोड और एग्जीक्यूट हो रहा होगा उसी समय अगला वाला इंस्ट्रक्शन भी फेच हो जाएगा, और फिर ये अपने एड्रेस को 1 से बढ़ाएगा और तीसरे इंस्ट्रक्शन को भी फेच कर लेगा, और इस तरीके से एक एक करके हर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर जो ये काउंटर है ये यही तय कर रहा है कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं उनको किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है, और यहां पर क्या ऑर्डर बन रहा है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यही होता है, लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, किसके थ्रू, काउंटर के थ्रू, ओके। तो प्रोग्राम काउंटर जो है उसने जो ऑर्डर सेट किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं सीपीयू के द्वारा, ठीक है। इट कलेक्ट्स द इंस्ट्रक्शंस once at a time and gets them ready for processing, ठीक है। एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाएगा और उसको प्रोसेसिंग के लिए रेडी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस को फेच करना ये किसका काम है, सीपीयू का काम है। और ऑर्डर को और जो हम फेच कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन को उसका क्या ऑर्डर होगा ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये प्रोग्राम काउंटर डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर की वजह से जो हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब देखिए अगला आता है डिकोडिंग। पहला तो फेच हो गया इंस्ट्रक्शन, अब उसको डिकोड किया जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, द कंट्रोल यूनिट, अब यहां पे कंट्रोल यूनिट है, ऑफ द सीपीयू डिकोड्स द इंस्ट्रक्शंस आफ्टर दे हैव बीन फेच्ड टू ascertain the kind of operation to be carried out and the data involved, it analyze the instructions, ठीक है। देखें क्या इंपॉर्टेंट बात है कि डेटा आपने इंस्ट्रक्शन फेच कर लिया पहले, अब उसको क्या करना है, डिकोड करना है, और जो फेच हो रहा है इंस्ट्रक्शन उसका क्या ऑर्डर होगा ये प्रोग्राम काउंटर डिसाइड कर रहा है। फेच होने के बाद जो डिकोडिंग वाला पार्ट है ये कौन देख रहा है, कंट्रोल यूनिट देख रहा है, और इसका काम क्या है कि ये देख रहा है कि कौन सा डेटा इन्वॉल्व है, और एनालाइज भी करता है इंस्ट्रक्शन को, प्लस कौन सा काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म होना है इसको भी देखता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। जैसे s इक्वल्स टू a प्लस बी कर दिया गया है, ये एक स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर डेटा क्या है और इन दोनों डेटा पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ठीक है ना, ये कौन डिसाइड कर रहा है, कंट्रोल यूनिट डिसाइड कर रहा है। और इसी पूरे इंस्ट्रक्शन को एनालाइज करना यही आपका कहलाता है डिकोडिंग इंस्ट्रक्शंस। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सीपीयू डिकोड्स द इंस्ट्रक्शंस आफ्टर दे हैव बीन फेच्ड to ascertain the kind of operation to be carried out and the data involved, it analyzes the instructions. क्लियर है यहां तक, डिकोड में आप समझ गए हैं, फेचिंग भी समझ गए हैं। डिकोडिंग में कौन आया है, कंट्रोल यूनिट, और फेचिंग में ऑर्डर कौन डिसाइड कर रहा है, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए अगला जो फंक्शन है वो है एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। अब एग्जीक्यूटिंग का क्या मतलब है, जैसे आपसे कहा जाए, आपको एक बुक दे दी गई है और आपसे कहा जाए कि इस पूरे बुक को एग्जीक्यूट करिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने उस किताब के हर एक पन्ने को रीड भी कर लिया है, समझ भी लिया है, मेमोराइज भी कर लिया है और उसको कंक्लूड भी कर लिया है, ठीक है। एग्जीक्यूशन में ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। हम कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। तो सेम यहां पर भी वही है कि हर एक इंस्ट्रक्शन से जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो हो रहा है, यही हमारा एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस कहलाता है। आफ्टर डिकोडिंग देखें, द सीपीयू कैरीज आउट द रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस, जो भी कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड हैं वो सीपीयू करता है, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशंस और कंट्रोल फ्लो एक्टिविटीज टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शंस, the actual processing happens in this area
addition, subtraction, comparison, and Boolean operations are only a few of the mathematical and logical operations that the arithmetic logic unit is in charge of doing. ठीक है, देखिए बहुत सारी बातें इसमें कह दी गई हैं और इस लाइन को हम लोग दोबारा से पढ़ेंगे, पर इसको जरा समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, इसको मैं अलग से समझाता हूं आपको और फिर उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। तो देखिए एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस में क्या हो रहा है, दरअसल हमने कई सारे इंस्ट्रक्शंस लिख दिए हैं। सबसे पहले तो ये इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा सीपीयू टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब ये XYZ कैसे भी हो सकता है, आप सी लैंग्वेज यूज करेंगे तो अलग तरीका होगा, C++ में अलग तरीका होगा, पर पर्पस सबका सेम होगा। ठीक है, अब यहां पर जो इंस्ट्रक्शंस है वो सबसे पहले फेच हो जाएंगे। तो सबसे पहले पहला इंस्ट्रक्शन फेच होगा और इसमें जो भी कैलकुलेशन है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी कैलकुलेशन है या कुछ जनरेट करना है या कुछ एनालिसिस करनी है डेटा की, ये सारे टास्क परफॉर्म कर रहा है आपका ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, एक चीज मैंने आपको बताई कि 5 + 7 में 5 और 7 का क्या होना है, एडिशन होना है कि मल्टीप्लीकेशन होना है, ये कंट्रोल यूनिट देख रहा है। ठीक है, दोनों बातों में फर्क है कि 5 और 7 पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ये कंट्रोल यूनिट कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, और उस ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करना है, उससे रिजल्ट कैसे जनरेट करना है, ये टास्क कर रहा है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो यहां पर जो भी कैलकुलेशन है, जो भी जनरेट करना है हमको रिजल्ट, या जो भी डेटा का एनालिसिस है, वो सारी चीजें कौन देख रहा है, ALU देख रहा है। अब उस पैराग्राफ में कई सारे वर्ड्स यूज हुए हैं कि यहां पर देखिए, हो सकता है कि प्रोग्राम काउंटर तो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा, जो हम लोगों ने पहले पॉइंट में पढ़ा इंस्ट्रक्शन फेचिंग में, लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस को फेच करेगा। पर इंस्ट्रक्शंस ऐसे भी लिखे जाते हैं कि हो सकता है किसी एक इंस्ट्रक्शन को हम 3 बार एग्जीक्यूट करना चाहें, तो यानी कि यहां पे हमें लूपिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। अब ये इंस्ट्रक्शन एक बार फेच नहीं होगा, अब ये इंस्ट्रक्शन 3 बार फेच होगा। इसी तरीके से हो सकता है आगे हमें ये सभी इंस्ट्रक्शंस 5 बार एग्जीक्यूट करने हो, तो यहां पर भी लूपिंग होगा। ठीक है, और किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट ही ना होने देना चाहते हो हम, है ना, इसको नहीं होने देना चाहते एग्जीक्यूट, या ये कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है कि कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और सपोज कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ना। तो ये सारे डिसीजंस भी कौन देख रहा है, आपके ALU देख रहा है। समझ रहे हैं? तो इंस्ट्रक्शन जो भी फेच हुआ है, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसमें कई सारे कैलकुलेशन, मैनिपुलेशंस और कई सारे टास्क इन्वॉल्व होते हैं, जिसको कि आपका ALU परफॉर्म करता है। क्लियर है? और इसको स्किप कर दीजिए चाहे तो, जो इसमें बात लिखी गई है बूलियन और ऑपरेशंस, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं और ये ना तो पूछा ही जाएगा। देखिए ये थोड़ा प्रोग्रामिंग टच इसमें आ गया है और उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। तो एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस हो गया। आफ्टर डिकोडिंग द CPU कैरीज आउट द रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस, डेटा मैनिपुलेशंस और कंट्रोल फ्लो एक्टिविटीज टू कैरी आउट द instructions. The actual processing happens in this area. Addition, subtraction, comparison and Boolean operations are only a few of the mathematical and logical operations that the arithmetic logic unit is in charge of doing. पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की है, जिसमें ये सभी टास्क इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है CPU का क्या रोल है। हमने देख लिया, पहले फेचिंग है, फिर डिकोड है और फिर एग्जीक्यूशन है। ये 3 टास्क कंप्लीट हुए। अब अगला काम है इसका, देखिए मैनेजिंग रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स क्या हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। जैसे जब आप मेमोरी हायरार्की की बात करते हैं तो जो सबसे बॉटम पर आता है वो आता है ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, उसके ऊपर आता है सेकेंडरी मेमोरी, फिर आता है प्राइमरी मेमोरी,
फिर आएगा आपका कैश मेमोरी, और फिर आते हैं रजिस्टर्स। ये एक हायरार्की बनी हुई है, आप समझें, ठीक है। और इस हायरार्की को बनाने का बेस क्या है? बेस है स्पीड। अगर देखा जाए तो ऑक्सिलरी मेमोरी जितने भी होते हैं उनकी स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी इज मोर एफिशिएंट, है ना, इसकी स्पीड और ज्यादा होती है। कैश मेमोरी और तेजी से प्रोसेस करता है डेटा को, और रजिस्टर इज द फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है। और ये जो रजिस्टर होता है ये इनबिल्ट होता है प्रोसेसर में ही। प्रोसेसर को ही एक चिप दे दी जाती है जो इसका इंटरनल मेमोरी है, जिसको हम लोग रजिस्टर कहते हैं। और जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है वो इंस्ट्रक्शन कहीं भी लिखा हो, किसी भी मेमोरी में हो, रैम में हो, हार्ड डिस्क में हो, पहले वो फेच करके इसी रजिस्टर में लाया जाता है, फिर कंप्यूटर इसको प्रोसेस करना शुरू करता है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में नहीं आया है तो सीपीयू उसको प्रोसेस नहीं कर सकता है। जब कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है मेमोरी में तो उस पर प्रोसेस करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पॉइंट ये है कि सीपीयू विल एग्जीक्यूट द ओनली इंस्ट्रक्शन विच इज अवेलेबल इन द रजिस्टर, ठीक है। और रजिस्टर में लाना इंस्ट्रक्शन को यही फेचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है। इसको डिकोड करना, देन इसको एग्जीक्यूट करना, वो सारे टास्क यहीं पर परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर क्या है? फास्टेस्ट मेमोरी है। अब देखिए रजिस्टर को कैसे मैनेज कर रहा है सीपीयू। लिखा है द सीपीयू फीचर्स अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स दैट आर यूज टू स्टोर डेटा एंड इंटरिम फाइंडिंग्स, ठीक है। ऑपरेंड्स, एड्रेसेस एंड अदर information needed for calculation are temporarily stored in these registers. Data transfer between registers and memory is controlled by the CPU, ठीक है। सीधी सी बात है। देखें टास्क क्या है हमारे पास? टास्क है हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शन फेच हुआ है उसको एग्जीक्यूट करना, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, ठीक है। जब इसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो जैसा कि इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम टास्क को परफॉर्म करेंगे। और यहां पर जो रजिस्टर्स हैं वो कई सारे इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, जैसे ऑपरेंड्स, एड्रेसेस और अदर इंफॉर्मेशंस जो कि जरूरी होता है कैलकुलेशन के लिए, टेम्परेली कैलकुलेशन के लिए। जैसे s इक्वल्स टू a प्लस बी लिखा हुआ है तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? ऑपरेंड्स क्या क्या हैं? ए और बी हैं। ऑपरेटर कौन सा यूज हुआ है, यानी उसी के अकॉर्डिंग टास्क को परफॉर्म किया जाएगा। और टास्क को परफॉर्म करने के बाद वो रिजल्ट कहाँ जाना है? एस में जाना है। ये सारा इंफॉर्मेशन इन रजिस्टर्स में कैरी किया जाता है, जिसको कि मैनेज करता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। फिर अगला है कंट्रोलिंग प्रोग्राम फ्लो, ओके। प्रोग्राम के फ्लो को भी कंट्रोल करता है। यहां पे प्रोग्राम कोई बर्थडे पार्टी नहीं है। प्रोग्राम यहां पर वही है जिसका जिक्र मैं कर रहा था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। द कंट्रोल पोर्शन ऑफ द सीपीयू डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रेगुलेट्स द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। द प्रोग्राम काउंटर एंड एनी कंडीशनल और ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस डिटरमिन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। Because of this, the CPU may choose among various execution paths and make decisions. आइए यहां से इतने से बात बनेगी नहीं, कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो को और बेहतर ढंग से समझते हैं। कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो, ठीक है। ध्यान दीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो का क्या मतलब है? पहले एक एक वर्ड पकड़िए। प्रोग्राम का क्या मतलब है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये है हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब सपोज कर लेते हैं, एक एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है ये 1 से लेकर के और 100 तक के नंबर्स को ऐड करेगा। सीधी सी बात, ये ऐसा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स को हम ऐड करेंगे। अब देखिए सबसे पहले नंबर कौन सा आएगा? 1, फिर आएगा 2, 3, 4, 5, इस तरीके से कहां तक जाएंगे? 100 तक जाएंगे। अब इसमें जो चीज कॉमन है हर एक बार वो है एडिशन।
इनपुट हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो तो आ रहा है, इनपुट एक बार में एक नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इनपुट अपनी जगह पर है, वो कॉन्टिन्यूसली वैरी कर रहा है। पर जो वैरी नहीं कर रहा है वो टास्क है एडिशन। जो भी इनपुट आया है उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, अगला इनपुट ऐड, अगला इनपुट ऐड। तो यहां पर जो ऐड वाला टास्क है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। और ये पहला एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल को पकड़ के रखिएगा, 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स को हमने ऐड करने की बात कही है, और जिसमें हमें ये पता चला कि रिपीटिशन हो रहा है एक टास्क का, वो टास्क क्या हो रहा है, सम या एडिशन, ठीक है। ये क्या है, एग्जाम्पल 1। अब आइए एग्जाम्पल 2 पर, ठीक है। प्रोग्राम हमारा अब दूसरा है। अब इसी प्रोग्राम को इस एग्जाम्पल 2 के नजरिए से देखिए कि एग्जाम्पल 2 में सपोज करें कि कोई भी एक नंबर है और उस नंबर को बताना है कि वो इवन है कि ऑड है। तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा है जिसमें कि कंप्यूटर ये तय कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है जो भी इसको इनपुट दिया जा रहा है उसके बेसिस पर कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो क्या एक समय पर दोनों ही आंसर हो सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। एक समय पर एक ही आंसर होगा, या तो दिया गया नंबर इवन होगा या दिया गया नंबर ऑड होगा, है ना। तो प्रोग्राम जो हम लिख रहे हैं उसमें तो हमें दोनों के लिए ऑप्शन देना पड़ेगा कि हाँ अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो नंबर इवन रहा होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो नंबर ऑड रहा होगा। यही तो हम करेंगे। पर जो एग्जीक्यूशन होगा वो किसी एक का ही तो होगा। अगर 5 इनपुट दिया तो ऑड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर 50 इनपुट दिया तो इवन एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ऑड एग्जीक्यूट नहीं होगा। 5 देने पर ऑड एग्जीक्यूट होगा और इवन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो किसको एग्जीक्यूट होना है, किसको एग्जीक्यूट नहीं होना है, ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं, जिसके बेसिस पर जो सीपीयू है वो ये तय कर पाता है कि किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है और किस इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देना है, ठीक है। अब अगर इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रोग्राम को देखें तो क्या इसके सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुए होंगे? कुछ इंस्ट्रक्शंस स्किप हुए होंगे, है ना। इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को देखेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शंस इसमें ऐसे रहे होंगे जो स्किप हुए होंगे, या तो वो नंबर इवन रहा होगा या ऑड रहा होगा। पर अगर इस एग्जाम्पल को हम देखें तो क्या कोई भी स्टेटमेंट स्किप हुआ रहा होगा? नहीं हुआ रहा होगा। यहां पर जितने स्टेटमेंट्स हैं वो सब एग्जीक्यूट होंगे। इवन जो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे भी रहे होंगे जो एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट हुए होंगे, क्योंकि यहां पे रेपिटिशन है। तो कब रेपिटिशन होना है और कब स्किप हो जाना है इंस्ट्रक्शंस का, यही आपका कहलाता है कंट्रोल, ठीक है। ये कंट्रोल एग्जीक्यूशन है कि कब स्किप कर देना है और कब रेपिटिशन हमको मिल रहा है। मैंने 2 एग्जाम्पल से आपको ये समझा दिया है कहां पे रेपिटिशन मिलता है और कहां पर स्किप करना पड़ता है। अब आते हैं उस स्टेटमेंट पर जो लिखा हुआ है, देखिए लिखा है कंट्रोलिंग प्रोग्राम फ्लो। प्रोग्राम फ्लो अब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फेचिंग में हमने पढ़ा कि जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि पहले वाले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस उसके पास होता है, फिर अगले एड्रेस के इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, फिर अगले एड्रेस के इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। तो लाइन बाय लाइन बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। पर सीपीयू जो होता है वो कंट्रोल करता है प्रोग्राम फ्लो को भी। अब प्रोग्राम फ्लो में या तो स्टेटमेंट रिपीटिशन में आएगा या फिर स्किप होगा। अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं। द कंट्रोल पोर्शन ऑफ अ सीपीयू डायरेक्ट्स, ये डायरेक्ट करता है फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, एंड रेगुलेट्स द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, और रेगुलेट करेगा कि किस ऑर्डर में ऑपरेशन होना है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, द प्रोग्राम काउंटर एंड एनी कंडीशनल और ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस डिटरमिन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो प्रोग्राम काउंटर होता है और जो कंडीशनल और ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यहां पर
जो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस की बात कही जा रही है वो वही बात है जो हम लोगों ने सेकंड एग्जाम्पल में पढ़ा है कि कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना, कुछ को एग्जीक्यूट ना करना, ये ब्रांचिंग एग्जीक्यूशन है, ठीक है। और जब मल्टीपल टाइम्स किसी इंस्ट्रक्शन को आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वो लूपिंग में आता है, ठीक है। तो उन्हीं दोनों की बात हो रही है, कंडीशनल और ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन डिटरमिन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस द सीपीयू में चूज अमंग वेरियस एग्जीक्यूशन पाथ्स एंड मेक डिसीजंस। क्लियर है? क्लियर है आपको ये बात? इसी कारण से सीपीयू ये चूज कर पाता है कई सारे एग्जीक्यूशन पाथ्स को में से कौन सा ठीक है और सही डिसीजन पर पहुंचता है, ठीक। हैंडलिंग इंटरप्ट्स। अब इंटरप्ट्स का क्या मतलब है? इंटरप्ट्स का मतलब होता है रुकावट। अब उसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था, जैसे आप कोई डेटा सेंड करना चाहते हैं किसी और कंप्यूटर को, डेटा नेटवर्क से नहीं कनेक्टेड है, किसी कारण बस मॉडेम ऑफ है तो इंटरनेट आपके डिवाइस पर नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लूटूथ ऑफ है तो वो ब्लूटूथ से किसी से कनेक्टेड नहीं है और हम डेटा सेंड कर रहे हैं, तो ये इंटरप्ट कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा भी जरूरी नहीं है कि इन्हीं एग्जाम्पल्स को ही हम रखें, इंटरप्शन कहीं पर भी किसी भी वजह से हो सकता है कि सारी फैसिलिटीज हैं, मॉडेम भी कनेक्टेड है, इंटरनेट से भी हम जुड़े हुए हैं, पर सर्वर डाउन है, तो ये भी एक तरह का इंटरप्शन है, ठीक है। अब हैंडलिंग इंटरप्ट्स को भी हैंडल करता है कौन? सीपीयू। द सीपीयू मैनेजेस इंटरप्ट्स विच आर सिग्नल्स दैट मोमेंटरली stop a program from running normally. Both internal and external events might cause interruptions, such as keyboard and timers. In order to respond to the interrupt, the CPU pauses the currently running process, serves its state, and then jumps to an interrupt handler code. The CPU continues the paused job after processing the interrupt. इसमें सिंपल सा ये मतलब है कि सीपीयू अगर किसी टास्क पर काम कर रहा है और प्रोसेसिंग के दौरान कोई एक इंटरप्शन आ जाता है, इंटरप्शन का मतलब रुकावट से है, किसी कारणवश कोई एक प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है जिस वजह से ये टास्क आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में ये करता क्या है, सीपीयू अब इस टास्क का जो फर्दर एग्जीक्यूशन है उसको स्टॉप कर देगा और किसको हैंडल करने पहुंच जाएगा? इंटरप्शन को, इसको हैंडल करेगा, ठीक है। और इसको हैंडल करने पर जब तक ये इंटरप्ट आपका रिजॉल्व नहीं हो जाता है तब तक वो इस टास्क को रिज्यूम नहीं करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इंटरप्शन को हैंडल करेगा, आफ्टर हैंडलिंग एंड आफ्टर रिजॉल्विंग द ट्रबल इट रिज्यूम्स द टास्क, है ना, जहां पर उसने छोड़ा है वहीं से टास्क को रिज्यूम कर देगा, ठीक है। यही बात लिखी हुई है हैंडलिंग इंटरप्ट्स में। अब ये इंटरप्ट कैसे जनरेट होता है और इसको हम कैसे हैंडल करते हैं, तो इसमें भी बहुत डीप में है चीज़ें। आप ट्राई एंड कैच कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, C++ में भी यूज़ करते हैं और जावा में भी इंटरप्ट हैंडलिंग का यूज़ करते हैं, इवेंट हैंडलिंग का भी यूज़ करते हैं। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं डिटेल में आपके सिलेबस में, तो वो आपसे सिंपली पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय हैंडलिंग इंटरप्ट्स, है ना, और आपको ये समझाना पड़ेगा कि सीपीयू किस तरीके से इंटरप्ट को हैंडल करता है, ठीक है। फिर देखिए मैनेजिंग कैशेस। कैशेस क्या है? यहां पर कैश भी एक तरह की मेमोरी है, शायद अभी इसका जिक्र हुआ है। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर कैश मेमोरी आया हुआ है, यह है कैश मेमोरी, ठीक है। अब इसको समझिएगा कि कैश मेमोरी का क्या रोल है, तब उस टॉपिक पर आएंगे तो वो बात कंप्लीट लगने लगेगी। कैश मेमोरी है क्या? दरअसल जैसे आपने कहा कंप्यूटर से कि S इक्वल्स टू S+I करो, ठीक है, S इक्वल्स टू S+I करो। S का जो इनिशियल वैल्यू, इनिशियल यानी कि सिर्फ पहली बार में S की इनिशियल वैल्यू हमारे पास 0 रहेगा और जो I की वैल्यू है वो लगातार चेंज होती रहेगी। प्रॉब्लम समझ रहे हैं? S हमारा इनिशियली 0 रहेगा और जो I की वैल्यू है वो लगातार चेंज होती रहेगी। तो मान लीजिए सबसे पहले I की वैल्यू 5 है तो S इक्वल्स टू 0 + 5 यानी S हो जाएगा 5। फिर I की वैल्यू हमने 3 दिया
तो s इक्वल्स टू s की जगह 5 आएगा ना कि 0, क्योंकि इनिशियल वैल्यू है, एक ही बार रखा जाएगा। अब s इक्वल्स टू 5 + 3 यानी कि s हो जाएगा 8। तो इस तरीके से यहां पर हम जो भी नंबर देते जाएंगे वो सभी ऐड होता जाएगा। अब ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, ये एक बार एग्जीक्यूट होना है या मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होना है, पहले तो ये समझिए। ये एक बार एग्जीक्यूट होगा या मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होगा? मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ऑब्वियसली हम i की वैल्यू क्या कर रहे हैं, लगातार चेंज करते जा रहे हैं। i 3 दे रहे हैं, फिर 5 दे रहे हैं, फिर 7, 12, 8, 9, 16, इस तरीके से वैल्यू देते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे वैल्यू देते जाएंगे हर बार ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता जाएगा, यानी कि इस इंस्ट्रक्शन को हमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। अब अगर ये इंस्ट्रक्शन लिखा गया है प्रोग्राम के अंदर और इसको फेच किया गया है, ठीक, तो फेच हमने कर दिया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब फिर दोबारा से यही एग्जीक्यूट होना है, यानी कि फिर से इसको फेच करें और फिर से इसे एग्जीक्यूट करें। फिर तीसरी बार भी इसी को एग्जीक्यूट होना है, तो तीसरी बार इसको फिर से फेच करें। तो क्या यहां पे बार बार फेच करना ठीक है? बिल्कुल नहीं। यहां पर हम क्या करेंगे, जब हमें पता है कि ये इंस्ट्रक्शन बार बार एग्जीक्यूट होना है, तो इस इंस्ट्रक्शन को हम कहां डाल देंगे, कैश मेमोरी में डाल देंगे। ठीक है, तो कैश मेमोरी से डेटा इजिली पिक हो जाएगा, तुरंत पिक हो जाएगा। और अगर कैश मेमोरी में नहीं रखा है डेटा, तो वो डेटा कहां पर है, रैम में है, क्योंकि उस पर प्रोसेस हो रहा है। तो अवॉइड करते हैं हम कि हमें डेटा बार बार फेच ना करना पड़े, तो जो भी हमारा टास्क रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते रहना है, हम उसके इंस्ट्रक्शंस को कहां डाल देते हैं, कैश मेमोरी में डाल देते हैं। क्लियर है? तो देखिए, कैश मेमोरी में वही डेटा रहेगा जो बार बार एग्जीक्यूट होना है, या जो कि इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जिस इंस्ट्रक्शन की हमें दोबारा से फिर से जरूरत पड़नी है, हम ऐसे इंस्ट्रक्शन को कहां रख देते हैं, कैश मेमोरी में रख देते हैं। ठीक है, तो कैश मेमोरी का यही कॉन्सेप्ट है जो कि आपका प्रोसेसिंग इंक्रीज कर देता है। अब देखें, मैनेजिंग कैशेस, अब इसको पढ़ते हैं। कैशेस विच आर कॉम्पैक्ट एंड क्विक मेमोरी मॉड्यूल प्लेस्ड क्लोजर टू द सीपीयू देन द मेन मेमोरी। पहली इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका कैश मेमोरी होता है वो सीपीयू के ज्यादा क्लोजर होता है मेन मेमोरी के कंपैरिजन में। तो जो ज्यादा क्लोज है सीपीयू के, सीपीयू उससे ज्यादा बेटर कोऑर्डिनेशन कर लेता है। ठीक है, और जो जितना दूर है उससे उतना कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम आता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब मे बी प्रेजेंट इन द सीपीयू। ठीक है, कैशेस reduces memory access latency to boost performance by storing frequently used instructions। वो instructions जो बार बार यूज होते रहते हैं, बार बार एग्जीक्यूट होते रहते हैं, उनको कैरी करता है। और डेटा, जो भी डेटा बार बार एक्सेस होना है उसको, यानी इंस्ट्रक्शन को और डेटा को। When the cache is full, the CPU decides which data to evict while still managing cache activities which include fetching data from memory into the cache। इसका सिंपल मतलब यह है कि जब कैश मेमोरी फुल हो जाता है और फिर भी उसके मेमोरी की हमको जरूरत है, तो वहां पर जो सीपीयू होता है वो डिसाइड कर देता है कि किस डेटा को इविक्ट करना है। ठीक है, किस डेटा को वहां से शिफ्ट कर देना है, while still managing cache activities। ओके, तो मेन पॉइंट यही है, पहला ये कि मेन मेमोरीज के कंपैरिजन में कैश मेमोरी सीपीयू के ज्यादा क्लोजर होता है, पहला। और दूसरा, कैश जो होता है उस डेटा को या उस इंस्ट्रक्शन को रखता है जिसको हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, और कैश मेमोरी को भी कौन मैनेज करता है, सीपीयू। फिर कोऑर्डिनेटिंग विद अदर सिस्टम कंपोनेंट्स, ये तो बड़ा ही आसान सा होगा। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग विद अदर सिस्टम कंपोनेंट्स में थ्रू इंटरफेसेस एंड बसेस द सीपीयू कम्युनिकेट्स विद वेरियस सिस्टम पार्ट्स। जितने भी कंप्यूटर में कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं उनसे कैसे कम्युनिकेट करता है, किसके थ्रू, या तो इंटरफेस के थ्रू या फिर बसेस के थ्रू। बसेस क्या होते हैं, बसेस डेटा को भेजने के काम में आते हैं। ठीक है, कि एक
आपके कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डेटा जाना है तो कैसे जाएगा? यहाँ पर अब एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तो हम नेटवर्क चलाएंगे नहीं इतनी जरा सी दूरी के लिए, है ना? तो वहां पर हम लोग बसेस का यूज करते हैं जिसके थ्रू हमारा डेटा, इंस्ट्रक्शन ये सब ट्रैवल करता है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, ये सभी आपस में कम्युनिकेट करते हैं किसके थ्रू? इंटरफेसेस और बसेस के थ्रू। ठीक है, तो इट मैनेजेस द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कमांड्स बिटवीन वेरियस पार्ट्स, गारंटीइंग प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, बड़ा ही आसान सा है ये बिल्कुल, कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं सीपीयू इन कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, और प्रोवाइड करने के लिए या तो हम इंटरफेस का यूज करते हैं या फिर हम बसेस का यूज करते हैं जिनके थ्रू डेटा या इंस्ट्रक्शन ट्रैवल करता रहता है। ठीक है, और इन सभी को मैनेज करता है सीपीयू। ओके, अब सीपीयू में देखें, पहला आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, फिर है वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, अभी ये फंक्शन ही चल रहा है। देखें, अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस में, जैसा कि अर्थमेटिक नाम से ही क्लियर है, यानी कि जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उन सब को मैनेज करता है हमारा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो द सीपीयू परफॉर्म्स basic arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division. It also handles logical operations such as comparison, bitwise operations and boolean operations. ठीक है, अगर कोई डेटा के बीच में कंपैरिजन होना है तो वहां पर भी ALU ही वर्क करता है। अगर a की वैल्यू 2 है और मैंने कहा a इज ग्रेटर देन 5, तो बताइए इसका आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? इसका आंसर फॉल्स आएगा। ए की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है, ए कितना है? 2 है। तो ये जितने भी डिसीजंस हैं ये सब भी कौन देखता है? एएलयू देखता है। फिर कंट्रोल यूनिट है, द सीपीयू इंक्लूड्स अ कंट्रोल यूनिट दैट कोऑर्डिनेट्स एंड मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द सीपीयू, मेमोरी एंड अदर पेरिफेरल्स। कब डेटा फेच होना है, कब डेटा डिकोड होना है और कब डेटा एग्जीक्यूट होना है, कौन कौन से ऑपरेंड्स हैं, उन पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ये सारी चीजें कंट्रोल यूनिट देखता है। पर ये होंगे कैसे? ये करेगा, जो भी करेगा इसको, वो किस रूल को फॉलो करेगा, वो आपका एएलयू है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, द सीपीयू वर्क्स इन conjunction with the operating system to manage virtual memory, which allows processes to use more memory than physical available. It handles memory addressing, page table lookups and swapping data between RAM and disk storage. यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करके सीपीयू कुछ वर्चुअल मेमोरी डिराइव करता है। वर्चुअल मेमोरी का मतलब ये फिजिकली अवेलेबल नहीं है बट दे आर अवेलेबल, इसीलिए हम इनको वर्चुअल कहते हैं। और इस मेमोरी का यूज हम लोग पेजिंग में भी करते हैं। पेजिंग का मतलब ये हो जाता है कि जैसे आपने पढ़ा था कि जो भी हमारा डेटा होता है वो सारा डेटा कहाँ पर होता है? हार्ड डिस्क, यानी कि इंटरनल मेमोरी, हम इसको फिजिकल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, और जो प्रोसेसर होता है यानी कि सीपीयू, इसको पता है कि कौन सा डेटा है यहां पर जिसको हमें फेच करना है, उसकी लोकेशन क्या है, इसको पता है। पर सीपीयू के पास जो होता है वो होता है लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, और लॉजिकल एड्रेस से वो आइडेंटिफाई ये करना चाहता है कि जिस डेटा को हम उठाना चाहते हैं वो डेटा फिजिकल मेमोरी में कहां पर है ना? और फिजिकल मेमोरी में जो डेटा होता है वो फिजिकल एड्रेस के अकॉर्डिंग होता है। तो जाहिर सी बात है कि लॉजिकल एड्रेस को पहले कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट होने के बाद अब हम उस डेटा को यहां से उठा सकते हैं, एड्रेसेस हैं हमारे पास। अब ये जो प्रोसेस है लॉजिकल को फिजिकल में कन्वर्ट करना, यही होता है पेज टेबल की मदद से। ठीक है, और इस पूरे फेनोमेनन को हम पेजिंग कहते हैं।
और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हमें करना ही पड़ेगा। अगर किसी भी डेटा को या आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हार्ड डिस्क से वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहाँ आ जाते हैं? रैम में आ जाते हैं। रैम में आने का मतलब है कि अब उस पर प्रोसेस चल रहा है। अगर रैम में नहीं है तो इसका मतलब आइडल कंडीशन में है। तो रैम में होने का मतलब कि हमें पहले तो डेटा उठाना पड़ेगा ना हार्ड डिस्क से। तो सीपीयू के पास क्या है? लॉजिकल एड्रेस है। उसको किस में कन्वर्ट करेगा? फिजिकल एड्रेस में। किसकी मदद से? पेज टेबल की मदद से। अब ये कैसे जनरेट होता है, कौन कौन सी एल्गोरिथम्स इस पे वर्क करती हैं, वो पार्ट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि पेज टेबल का क्या रोल है, पेजिंग किसे कह रहे हैं, और लॉजिकल को कन्वर्ट फिजिकल एड्रेस में हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि फिजिकल एड्रेस के ही फॉर्म में डेटा स्टोर होता है फिजिकल मेमोरी के अंदर, है ना। तो लॉजिकल से काम चलेगा नहीं, फिजिकल एड्रेस चाहिए। तो वो जो मैपिंग और कन्वर्जन वाला काम है वही हमारा पेजिंग कहलाता है। और ये कहां पर होता है? ये होता है हमारा वर्चुअल मेमोरी में। ठीक है। तो यहां पर जो लिखा हुआ है एक टर्म कि पेज टेबल और एड्रेसिंग, ये सब उन्हीं की बात हो रही है। क्लियर है? फिर देखिए इंटरप्ट्स हैंडलिंग, ये मेरे ख्याल में दोबारा से आ गया है। हाँ, ये दोबारा से ही आ गया है, तो आप इसको स्किप कर दीजिए। फिर अगला है देखिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। द सीपीयू कम्युनिकेट्स with input and output devices such as keyboard, mice, displays and storage devices. It coordinates data transfer between these devices and the computer's memory. ये तो सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी लाइन में लिखी गई बात है कि जो भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और जो भी हमारे पेरिफेरल्स हैं, पेरिफेरल्स डिवाइसेस में ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। ठीक है। तो उन सबको कम्युनिकेट करना, उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, ये सारा काम सीपीयू देखता है। ठीक है। ओवरऑल क्या कह रहा है, कंक्लूजन क्या है? द सीपीयू परफॉर्म्स अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस टू इंश्योर द स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मैनिपुलेशंस ऑफ डेटा एंड कोऑर्डिनेशंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है और उसके लिए उसको कई सारे कंपोनेंट्स, जहां से डेटा फेच होना है, कहाँ पे प्रोसेस होना है, कहाँ पे डेटा को स्टोर करना है और फिर कहाँ पर डेटा को डिस्प्ले करना है। तो इन सारे चीजों के लिए जितने भी कंपोनेंट्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है हमारा सीपीयू। ओके। तो कुछ भी सीपीयू की निगरानी से बाहर नहीं है कंप्यूटर सिस्टम में। अब कंपोनेंट क्या क्या है ये भी देखिए, और ये मुझे नहीं लगता इसमें अब ज्यादा टाइम लगेगा आपको क्योंकि कई चीजें आप जान गए हैं। तो कंपोनेंट ऑफ सीपीयू में कंट्रोल यूनिट है पहले। एज इट्स नेम इंप्लाइज, अ कंट्रोल यूनिट एक्ट्स एज अ ब्रेन ऑफ सीपीयू। A major role of a control unit is to manage and execute instructions to perform the task specified by a computer program. ठीक है। A CPU executes instructions by fetching them from memory, decodes them and then executes them. So it plays a vital role in fetch, decode, execute instructions. Okay? वही सारी बातें आ रही हैं यहाँ पर कि कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, जो भी हमारा सीपीयू का रोल है इंस्ट्रक्शन को फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, तो उसमें मेन रोल प्ले करता है कंट्रोल यूनिट हमारा, जिसके बेसिस पर सीपीयू ये डिसीजन ले पाता है कि कब डेटा को फेच करना है और कब उसे डिकोड करना है और कब उसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। इसमें और ज्यादा आप डिटेल में अगर जाएंगे तो यहाँ पर गूगल भी कर लीजिएगा, थोड़ा सा पाइपलाइनिंग के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो ये चीजें और ज्यादा समझ में आती हैं। ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई आपको कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर पूछें। फिर देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। The arithmetic logic unit is a component that has been extensively optimized and engineered to do multiple tasks concurrently. Okay? इसको एक्सटेंसिवली ऑप्टिमाइज्ड किया गया है, इस तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया हुआ है, इंजीनियर्ड किया गया है कि ये मल्टीपल टास्क को कॉन्करेंटली डील कर सकता है। इट इज कॉमनली बिल्ड टू एग्जीक्यूट ऑपरेशंस स्पीडेडली। ठीक है। इट वर्क्स इन कंजंक्शन विद अदर सीपीयू कंपोनेंट्स सच एज रजिस्टर, मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट टू एग्जीक्यूट कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। वो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली एग्जीक्यूट होना है तो वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन रजिस्टर में स्टोर होता है, तो ये सबसे कम्युनिकेट करता है और उसी के अकॉर्डिंग टास्क को परफॉर्म
करता है। मेमोरी यूनिट क्या है? अ मेमोरी इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट A memory is a hardware component which is used to store and access the data whenever required. ये हम जानते हैं कि डेटा को स्टोर करना और डेटा को एक्सेस करना जब भी उसकी जरूरत है, यही मेमोरी का काम है। मेजरली computer memory is categorized into two parts: primary memory RAM and secondary memory hard disk. RAM is used for short term fast data access and is essential for active program execution. On the other hand, storage or secondary memory provides permanent data storage. Hence, memory and storage units both are critical components of a computer system. यहाँ पर सारी चीजें आपको पता है, बस ध्यान देने वाली बात यह है, जो स्टोरेज की बात कर रहा है यहाँ पे इसने इसको परमानेंट कहा है, तो यानी कि जो रैम है वो टेम्परेली डेटा को स्टोर करता है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब ये हम जानते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड फाइल्स हार्ड डिस्क से या एसएसडी से उठ करके या सेकेंडरी मेमोरी से रैम में आ जाती है। जब हम अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं और उस एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं तो जो हमारा डेटा है वो रैम से हट जाता है, रैम से हट जाएगा, अब उसकी जरूरत नहीं है, प्रोसेस हमने क्लोज कर दिया, हमने एप्लीकेशन को बंद कर दिया, अब वो रैम से हट जाएगा। पर अगर कोई अपडेट है तो वो हार्ड डिस्क में जाकर के सेव हो जाएगा, यानी कि उसकी एक कॉपी आती है। अगर उसमें कोई हमने अपडेट किया हुआ है तो वो अपडेट हमारे हार्ड डिस्क में हो जाता है कि हाँ ये इसमें ये चीजें अपडेट हो गई हैं। वो भी आपसे पूछता है, प्रॉम्प्ट करता है कि वेदर यू वांट टू सेव इट और नॉट, है ना। अगर सेव करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में अपडेट हो जाता है, अगर सेव नहीं करते हैं तो हार्ड डिस्क के डेटा में कोई भी चेंज नहीं होगा और जो हमारा डेटा रैम में है वो वहां से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो रैम से डेटा हटने का मतलब है कि अब वो एप्लीकेशन प्रोसेस में नहीं है, इसीलिए रैम का जो स्टोरेज है वो शॉर्ट टर्म है, और यही कारण है कि हम रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, hence memory and storage units both are critical components of the computer system. okay, अब आते हैं, देखिए, फंक्शंस ऑफ द सीपीयू। एक शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, ये समझ में आ रही हैं कि नहीं। पहला क्या लिखा है, द सीपीयू परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ठीक है, इट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। It directs input and output units that how to respond to the instructions that have been communicated to the processor. ये भी हम लोगों ने जाना। A CPU contains registers which are considered small storage locations within the CPU to hold data temporarily during execution of a program. ठीक है, रजिस्टर्स का यूज करते हैं जहां पर कि डेटा टेम्परली स्टोर होता है और वहां से प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वहां से डेटा को रिमूव कर दिया जाता है। कहां से? रजिस्टर से। रजिस्टर कहां है? ये प्रोसेसर की इनबिल्ट मेमोरी है। A CPU execute instructions by fetching them from memory, decodes them and then executes them. ठीक है, इन सभी पॉइंट्स में डाउट किसी भी पॉइंट पर नहीं होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, इसको लिखने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो भी हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े हैं उसको आप यहां पर समराइज कर सकें। ओके, तो देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हम लोगों ने जाना है। ठीक है, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो फंक्शंस हैं उसमें फेचिंग इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है, डिकोडिंग इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है, और ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, तो उनको पकड़ में रखें, आप ध्यान में रखें। देन कंट्रोलिंग प्रोग्राम फ्लो, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि लॉजिकल जो अप्रोच है उसके थ्रू हम या तो कुछ इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं या कुछ को स्किप करते हैं, तो वो चीजें भी कंट्रोलिंग प्रोग्राम फ्लो में ही आती हैं। फिर कैशेस क्या है, मैनेजिंग कैश, सीपीयू मैनेज करता है, और कैश मेमोरी में वो डेटा रहता है जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है ना, तो हम बार बार उसको फेच करें, उससे अच्छा है कि हम उसे कैश मेमोरी में रख दें और वहीं पर प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है,
फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, और फिर इंटरप्ट हैंडलिंग क्या है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस क्या है, एंड देन फाइनली कंपोनेंट जो है वो 4 हैं टोटल, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। देन रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स मेमोरी हायरार्की पे सबसे टॉप पर है अपने स्पीड की वजह से, ठीक है। और रजिस्टर में वही इंस्ट्रक्शंस आते हैं जिनको कि प्रोसेसर प्रोसेस करता है, बट क्योंकि प्रोसेसर इतना फास्ट काम करता है, जो माइक्रो सेकेंड नैनो सेकेंड्स पर काम कर रहा है, तो वो कई टाइम्स इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट फैच डिकोड ऐसे कई टाइम्स वो 1 सेकेंड के अंदर कर सकता है, जिस वजह से वो इतना फास्ट है, ठीक है। फिर ये हमारे पास फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ द सीपीयू। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में जल्दी ही। तब तक पढ़ाई करते रहें और मस्त रहें। थैंक यू।